हेलो बच्चों, तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फेडरलिज्म। और यहां पर इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। और जिस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, यानी जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, तो यहां पर इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, पूरा खत्म करने वाले हैं, कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लो। ठीक है, अब यहां पर इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहां पर हमें पढ़ना क्या है भाई, इसकी बात जरा सा कर लेते हैं। तो देखो, पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर में एक टॉपिक आपने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि भाई पावर शेयरिंग होता कैसे। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक प्रकार का पावर शेयरिंग पढ़ा था आपने, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब क्या? मतलब एक ही जनता के ऊपर, एक ही व्यक्ति के ऊपर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट रूल करती है। तो वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट है ये वही है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहां पर क्या होता है फेडरलिज्म में? फेडरलिज्म क्या कहता है कि भाई एक ही देश में एक ही जनता के ऊपर कई गवर्नमेंट शासन करेंगे, कई लेवल की गवर्नमेंट शासन करेगी। जैसे यहां पर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में आप क्या देखते हो भाई? इंडिया में देखते हो कि हमारे देश में कई सारे गवर्नमेंट फंक्शन करते हैं, कई सारे गवर्नमेंट काम करते हैं। एक गवर्नमेंट है जो कि पूरे इंडिया के लिए काम करती है, पूरे इंडिया के कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर काम करती है। जैसे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? हमारे देश की आर्मी संभालेगी, डिफेंस का काम संभालेगी, हमारे देश की इकोनॉमी को संभालेगी, हमारे देश के जो जीएसटी वगैरह हैं और भी जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, इसके बाद हमारे देश में कई सारे अलग अलग रीजन्स बने हुए हैं। तो ये जो रीजन्स है जिनको हम लोग स्टेट बोलते हैं, यहां पर एक लोकल गवर्नमेंट बैठती है जो कि उस इलाके में उस रीजन के लोगों का जो लोकल टॉपिक है, लोकल मुद्दा है, डे टू डे लाइफ का जो प्रॉब्लम है उससे डील करती है। जैसे इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में अपनी एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हमारा गवर्नमेंट है जो कि है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपके गांव में या फिर आपके शहर में गवर्नमेंट काम करती है, म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट या फिर आपके गांव में पंचायत की गवर्नमेंट, वो क्या हुआ? वो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो यहां पर एक ही जनता के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है और लोकल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है। और वो तीनों गवर्नमेंट जो है अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स को संभाल रहे हैं। ये जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है ये होता है हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल को फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में फेडरलिज्म क्या होता है ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब यहां पर पहला टॉपिक जो आप देखोगे वो भी यही है, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? तो फेडरलिज्म का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो यहां पर आपके फेडरलिज्म का डेफिनेशन दिया गया है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें कि हम जो है पावर को, पावर मतलब कौन सा पावर? पॉलिटिकल पावर। गवर्नमेंट का जो पावर होता है उस पावर को डिवाइड कर देते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट के बीच में। इंडिया में ये कैसे होता है? आप समझ गए कि इंडिया में हमारे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद कई सारे स्टेट बनाए जाएंगे और उस स्टेट के लोकल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए वहां पर एक रीजनल गवर्नमेंट होगी। और साथ ही साथ और भी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको देखने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट एक विलेज के लेवल पर या फिर एक सिटी के लेवल पर। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से फेडरलिज्म काम करता है। फेडरलिज्म का यह डेफिनेशन है, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? व्हाट इज फेडरलिज्म। तो यहां पर हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे, साथ ही साथ हम लोग वापस से चलेंगे कहां पर? पिछले चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी, उसी कहानी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और फेडरलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी
पढ़ी थी, उसी को फिर से यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। कहता कि यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, दे हैड देयर रोल एंड पावर, बट ऑल दीज पावर वेयर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोग बात करेंगे बेल्जियम की। सबसे पहले बेल्जियम में हमने क्या देखा था कि बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज किया गया था भाई, कि जो बेल्जियम के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर था उसमें से थोड़ा सा पावर लेकर के वहां के जो रीजनल गवर्नमेंट थे, रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। रीजनल गवर्नमेंट की बात करें तो रीजनल गवर्नमेंट पहले भी काम करती थी, लेकिन पहले उनके पास किसी भी प्रकार का जो पावर है वो अपना इनबिल्ट पावर नहीं था, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पावर देती थी। अब आपको याद होगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब किया गया था, 1993 में चेंज किया गया था। 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके क्या चेंज किया गया, कई सारे चेंजेस किए गए थे, लेकिन यहां पर एक चेंज की हमें बात करनी है। पहले क्या होता था, 1993 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा पावर किसके पास होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी जो स्टेट यहां का रीजनल गवर्नमेंट है, उसको कुछ पावर दिया हुआ था कि हां भैया ठीक है, जाओ तुम लोग क्या करो, अपना गवर्नमेंट चलाओ, तुम लोग अपना कामकाज करो। लेकिन ये जो पावर था ये किसके द्वारा दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उन पावर्स को छीन सकती थी। गवर्नमेंट अगर लोकल गवर्नमेंट पसंद नहीं आती तो उनको हटा भी सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। तो ये चीज था। लेकिन 1993 में जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट को पावर मिला हुआ था वो कहां से मिला था, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला था। मतलब यहां पर समझ रहे हो क्या चेंज हुआ, मतलब चेंज हुआ कि पहले लोकल गवर्नमेंट के पास अपना कोई पावर नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पावर देती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती पावर छीन लेती। लेकिन 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया कि जो हमारा रीजनल गवर्नमेंट होगा, जो लोकल गवर्नमेंट होगी, उसके पास क्या पावर होगा। समझ गए, इसलिए हम कहते हैं कि 1993 के बाद बेल्जियम क्या बन गया, एक फेडरल कंट्री बन गया, या फिर 1993 के बाद फेडरलिज्म लागू हो गया। तो यहां पर आपको फेडरलिज्म के बारे में एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही होगी कि फेडरलिज्म का मतलब यह नहीं होता है कि हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है तो हम बोल देंगे कि हमारा कंट्री फेडरल गवर्नमेंट है। नहीं, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में यह गारंटी किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा। दोनों इंडिपेंडेंट काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के काम में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के पावर को छीन नहीं सकते हैं। तब हम बोलते हैं कि फेडरलिज्म लागू है। हमारे कंट्री की अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखिएगा तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, दोनों क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह साफ लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग अपने कंट्री को क्या बोलते हैं कि हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बोलता है, यही चीज बोलता है कि द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही बात जो अभी तुरंत मैंने आपको समझा दिया। 1993 में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था, उसके बाद क्या हो गया, पावर किसके पास आ गया, लोकल गवर्नमेंट के पास अपना पावर आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ पावर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको पावर मांगने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, वो अपना काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेंगे, दोनों एक दूसरे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहता है दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1993 के पहले 1993 के पहले बेल्जियम क्या था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कंट्री में सिर्फ एक गवर्नमेंट है। समझ गए, जैसे इंडिया में अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही होती और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करते, कोई भी लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करते, तब हम बोलते कि इंडिया में कैसा गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होगा, दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो कैसा है, फेडरल कंट्री है। समझ गए, यहां पर फेडरलिज्म लागू होता है। ठीक है, अब यहां पर बेल्जियम की कहानी समझ गए, फेडरलिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आज भी कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। समझ गए, श्रीलंका में भी अगर आप देखिए तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से सारा पावर किसके पास है, तो श्रीलंका के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वहां पे पंचायत भी काम कर रहे हैं, श्रीलंका में पंचायत भी काम करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज भी काम करती हैं, और उसके अलावा हो सकता है रीजनल गवर्नमेंट भी काम करती हो। लेकिन फिर भी वहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि श्रीलंका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनल गवर्नमेंट को कोई भी पावर लिखा हुआ नहीं है कि भाई तुम्हारे पास ये पावर है वो पावर है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग यहां पर श्रीलंका को क्या बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे यहां पर यही चीज कहता है कि तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। जो तमिल लीडर्स थे वो क्या चाहते थे भाई, कि जो श्रीलंका है वहां पर फेडरल सिस्टम लागू हो जाए, हमको कुछ राइट्स कुछ पावर्स गारंटी कर दी जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज वो लोग चाहते थे। ठीक है, अब यहां पर फेडरलिज्म का डेफिनेशन तो हम लोग एक प्रकार से समझ चुके हैं कि फेडरलिज्म क्या है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बात होती है, बोलता है यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जनरली फेडरेशन को अगर आप देखें, फेडरलिज्म जहां पर लागू होता है वहां पर जनरली 2 लेवल की गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप यूएसए को देखते हो या फिर आप स्विट्जरलैंड को देखते हो, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर दी हुई है। बाकी जो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, म्युनिसिपैलिटी काम कर रही है, पंचायत काम कर रहे हैं, वो सब जो है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पावर नहीं दिया गया है, बल्कि वो रीजनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करते हैं। समझ गए, तो यहां पर जनरली जब हम लोग फेडरलिज्म की बात करते हैं तो वहां पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और फेडरलिज्म में कम से कम यही रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तब हम बोल देंगे कि भाई वो कंट्री क्या है, फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म वहां पर लागू है। अब ये जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पहला एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो इंटायर कंट्री के लिए होगा, पूरे कंट्री के लिए होगा, जो पूरे कंट्री के इंपॉर्टेंट मैटर्स को संभालेगा, ऐसे टॉपिक्स को संभालेगा जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है, या फिर ऐसा टॉपिक जिसमें कि सभी लोगों को साथ रहना या फिर सेम डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारा किसी देश से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मान लो किसी देश से हम लोग वार की घोषणा कर देते हैं, तो वहां पर सभी देश के सभी हिस्सों को, सभी रीजन्स को साथ मिलकर के हमको काम करना होगा, तब हम लोग डील करने पाएंगे। नहीं तो मान लो कि लोकल गवर्नमेंट के पास अगर वो पावर हो तो एक गवर्नमेंट बोलेगा, एक राज्य बोलेगा कि नहीं हम अपना सेना नहीं भेजेंगे, दूसरा बोलेगा हम अपना सेना भेजेंगे, तो ये प्रॉब्लम ना हो, पूरा देश यूनाइट रहे। तो जिस टॉपिक के ऊपर पूरे कंट्री में यूनिटी की जरूरत होती है, एक चीज, एक डिसीजन लेने की जरूरत होती है, तो वहां पर वो टॉपिक कौन संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, जो कि पूरे देश के लिए काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा गवर्नमेंट है वो प्रोविंस के लेवल पर काम करती है या फिर स्टेट के लेवल पर काम करती है, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है। जैसे आप अगर देखो तो आपको कोई भी काम होता है, आपको या फिर आपके फादर को या फिर आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई काम होता है, तो जनरली हम लोग डील किससे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं। जैसे जो पुलिस हमारे आसपास घूमती है उसको कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हमारे आसपास जो भी लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जो भी जमीन खरीद बिक्री होती है, जो लैंड टैक्स वगैरह होता है, ये सब काम कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और आपको कोई अगर मान लो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, या फिर इस प्रकार का कोई भी काम है आपको अपना डेली लाइफ से रिलेटेड, वो आप कहां करते हो, वो आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम ही यही है कि भाई जो लोगों के डेली लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक हैं, जो मतलब लोगों को रेगुलर काम है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको कौन देखेगा, रीजनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, अब यहां पर आगे बोलता है कि बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना,
इनके पास जो भी पावर होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना काम संभाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना काम संभाल रही है, दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, दोनों को एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर नहीं दे सकता है कि तुम ये काम मत करो या फिर वैसे करो वैसे करो, सजेशन दे सकता है, हेल्प कर सकता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा ऐसा कर लोगे ना तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकता है। समझ गए? जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है उससे रिलेटेड, ठीक है, जो टॉपिक उसके पास है। तो यहां पर ये आप तस्वीर देख रहे हो, यहां पर इंडिया में कौन कौन से वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज है जहां पर आपको फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, फेडरलिज्म लागू किया जाता है। तो देख सकते हो इधर कनाडा हो गया, यूएसए, ब्राजील वगैरह बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर फेडरलिज्म प्रिंसिपल का लागू होता है। ठीक है, अब यहां पर फेडरलिज्म लागू होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां पर इन कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर पावर गारंटी की गई है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। जैसे इंडिया की बात यहां पर की जा रही है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा। इसी प्रकार से सभी कंट्रीज में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात गारंटी की गई है, इसलिए हम इन कंट्रीज को क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सब कंट्रीज क्या है, फेडरल कंट्रीज है, यहां पर फेडरलिज्म लागू होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे सामने आगे क्या आता है, आगे बोलता है कि इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। इस तरीके से जो बातें हमने अभी ऊपर की, इस तरीके से जो फेडरेशंस हैं वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। अब यहां पर देखो यही क्वेश्चन है जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अभी 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन, बहुत कुछ टफ क्वेश्चन नहीं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है भाई? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है या फिर जो सब यूनिट्स हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहां पर पहला पॉइंट आपको यही मिल गया। पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा उसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा या फिर जो सब यूनिट्स होंगे यानी जो रीजनल गवर्नमेंट होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब यहां पर इसका एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहां पर चाइना को फेडरल कंट्री नहीं बोला जा रहा है। चाइना को फेडरल कंट्री हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वहां पर म्युनिसिपैलिटीज काम नहीं करते हैं या फिर वहां पर रीजनल गवर्नमेंट नहीं है? जी नहीं है, यहां पर बहुत सारे रीजनल गवर्नमेंट हैं और हर शहर में म्युनिसिपैलिटीज हैं या फिर हर गांव में आपको पंचायत हैं, लेकिन इसको फेडरल कंट्री हम लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कंट्री का सारा पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहां पर आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास सारा पॉलिटिकल पावर है और यहां पर जो भी रीजनल गवर्नमेंट हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं या जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, विलेजेस हैं, पंचायत हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया रोड बनाओ तो स्टेट गवर्नमेंट रोड बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तुम जाकर के बिल्डिंग बनाओ तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि पंचायत में जाकर के कोई बिल्डिंग बनाओ तो वो लोग वो काम करेंगे। मतलब क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो फ्रीली अपनी मर्जी से अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर लेते हैं। इसलिए हम लोग यहां पर बोलते हैं कि चाइना क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा होता है? जी नहीं, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कभी ऑर्डर नहीं दे सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने का भी कोशिश करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट उसका विरोध करने लगेगी, उससे झगड़ा करने लगेगी। समझ गए? तो यहां पर यह डिफरेंस है, इस वजह से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा श्रीलंका का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट समझ गए। और यहां पर इसके अपोजिट में अगर हम लोग फेडरल कंट्री की बात करें, फेडरलिज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसमें
दो या फिर दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है। और यहां पर यही चीज कहता है आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अपोजिट में इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती कुछ काम करने के लिए। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही बात है कि फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं होती, पूछने की कोई चीज बताने की जरूरत नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजन खुद लेती है, कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। कहता है कि बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। ये जो दोनों गवर्नमेंट होते हैं ये अलग अलग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, आंसरेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर हुआ कि जब आप देखते हो कि हमारे कंट्री में जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब पार्लियामेंट का जब इलेक्शन होता है तो वहां पर कौन आपसे वोट मांगने आता है, यानी जनता से कौन वोट मांगने आता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं वो आते हैं। मतलब कि जो पार्लियामेंट में जो बैठने वाले लोग हैं यानी कि जो एमपीज हैं वो आते हैं वोट मांगने, यानी कि जो पीएम होते हैं, इसके अलावा और जो लोग होते हैं, एमपीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो आपसे वोट मांगने आते हैं, बोलते हैं कि भाई मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तुम वो मुझे वोट दोगे तो ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से जब हमारे कंट्री के किसी भी स्टेट में असेंबली इलेक्शन होता है तो कौन आता है वोट मांगने, तो हमारे रीजन के जो एमएलए होते हैं वो आते हैं वोट मांगने, और साथ ही साथ हमारे स्टेट के जो सीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो आते हैं वोट मांगने। तो यहां पर देखो तो तुम क्या देखने पा रहे हो कि भाई यहां पर अलग अलग इलेक्शन हो रहा है दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, और दोनों आकर के अपनी बात रखते हैं जब उनका इलेक्शन होता है। यानी कि दोनों क्या हैं, आंसरेबल हैं किसके प्रति, जनता के प्रति। जनता को आकर के जवाब देते हैं कि भैया मैंने ये काम किया, वो काम किया, आगे वोट दोगे तो ये करूंगा, वो करूंगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर यही चीज है कि दोनों क्या हैं, आंसरेबल हैं जनता के प्रति सेपरेटली, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे अब हम क्या देखने वाले हैं, हम लोग फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स की बात करने वाले हैं कि जो फेडरलिज्म है इसके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर यहां पर क्या बताया जा रहा है, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली बात क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म जहां पर भी लागू होती है। तो इंडिया की कहानी तो तुम देख ही रहे हो कि भाई इंडिया में क्या है, कई लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि पूरे इंडिया के लिए काम करती है। इसकी राजधानी दिल्ली है, यहां पर यह गवर्नमेंट बैठती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारे देश के अलग अलग रीजन्स जो बटे हुए हैं जिनको कि हम लोग स्टेट बोलते हैं, इन स्टेट के लिए भी गवर्नमेंट होती है। तो यहां पर ये स्टेट के लिए गवर्नमेंट होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी पता है कि हमारे कंट्री में जो लोकल गवर्नमेंट है, जो यहां पर पंचायत की गवर्नमेंट है या फिर म्युनिसिपैलिटीज हैं, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर दिया गया है। हमारे कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं और ये 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। आप दूसरे कंट्रीज में जाओगे, यूएसए में जाओगे और भी कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिया गया है वो सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे बेल्जियम की कहानी पढ़ रहे हैं तो बेल्जियम में भी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या बोलता है, दूसरा फीचर क्या बोलता है, बोलता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये देखो, ये जो तीनों गवर्नमेंट है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तीनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीनों जो हैं सेम जनता के ऊपर शासन करते हैं। जैसे यहां पर अगर देखो तो यहां पर तुम देख रहे हो, यहां पर क्या है भाई, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि यहां लखनऊ में रहता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति लखनऊ में रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, यानी कि पूरे इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स देता है। जी हां, देता है। पूरे देश का सुरक्षा
कौन देख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। इकोनॉमी कौन देख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। तो यहां पर रहने वाले व्यक्ति के लिए जो उसकी सिक्योरिटी है, नेशन की सिक्योरिटी है, साथ ही साथ इकोनॉमी है, वो कौन संभाल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है। इसके साथ साथ इस व्यक्ति के लिए जो यहां पर यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो भी काम करती है। वो यहां पर इसके लिए पुलिस व्यवस्था बना करके रखती है, एजुकेशन पर काम करती है, एग्रीकल्चर पर काम करती है और भी काम करती है। इसके साथ साथ ये लखनऊ में रहता है तो लखनऊ शहर में भी एक म्युनिसिपैलिटी होगी, एक वहां पर लोकल गवर्नमेंट होगी जो काम करेगी। समझ रहे हो बात को? तो तीनों गवर्नमेंट काम कर रहे हैं और तीनों गवर्नमेंट सेम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तीनों का जो पावर है वो अलग अलग है, इनका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है भाई? ज्यूरिसडिक्शन को यहां पर आपको समझाया गया है आपकी किताब में, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। किस टॉपिक पर गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे देश में इनकम टैक्स लिया जाता है। इनकम टैक्स कौन लेता है? तो इनकम टैक्स यूनियन गवर्नमेंट लेती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, क्या स्टेट गवर्नमेंट आपसे लेता है इनकम टैक्स? जी नहीं। लेकिन यहां पर कई सारे टैक्सेस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है। समझ गए? जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो तो जब आप कोई लैंड सेल करते हो, खरीदते हो, तो वहां पर जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसी प्रकार से जीएसटी कलेक्शन होता है तो जीएसटी में दो प्रकार के जीएसटी होते हैं, एक सी जीएसटी होता है और एक एस जीएसटी होता है। सी जीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एस जीएसटी कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो यहां पर क्या है कि भाई यहां पर सभी के पास जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तीनों का जो है सेम जनता के ऊपर शासन करते हैं, लेकिन तीनों का ज्यूरिसडिक्शन अलग है। तीनों जो हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, कानून बना सकते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अब बोलता है कि जो ये ज्यूरिसडिक्शन है, जो ये फील्ड ऑफ पावर है तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का इंडिया में, वो क्या होगा? वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मतलब क्या होगा? जहां पर भी दुनिया में फेडरलिज्म लागू होगा वहां पर अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होगा, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, और उनके जो पावर्स हैं, उनका जो एक तरीके से अथॉरिटी है, उसकी जो बात है वो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। समझ गए? तो ताकि यहां पर जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनका जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड हो और उसी में किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा ना हो या फिर कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो। समझ गए? अब यहां पर आगे अगला पॉइंट बोलता है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पर बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, उसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है। अगर फंडामेंटल प्रोविजंस में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उनके परमिशन की, कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एग्जांपल के लिए बात करो तो हमारे कंट्री में क्या लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी एक प्रकार का फंडामेंटल चेंज था कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल चेंज हो रहा था क्योंकि देखो जीएसटी से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो सेल्स टैक्स लेती थी और भी प्रकार के टैक्सेस लेती थी, वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी वो वैट लिया करती थी। समझ गए? तो यहां पर ये उसमें चेंज किया जा रहा था कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वैट हटा देते हैं और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं उनको हटा देते हैं। सभी को हटा करके इसके जगह पर हम लोग क्या ला देंगे? हम लोग यहां पर जीएसटी ला देंगे। तो ये एक फंडामेंटल चेंज था। इसलिए यहां पर जब इस चेंज को किया जा रहा था तब इसको चेंज को करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट से परमिशन लिया गया, पार्लियामेंट से पास कराया गया। उसके बाद इंडिया के जो स्टेट असेंबलीज थी वहां पर भेजा गया और बहुत सारे, आधे से ज्यादा स्टेट की असेंबलीज ने जब जीएसटी को पास किया तब जाकर के यहां पर जो है जीएसटी हमारे कंट्री में लागू किया गया।
इसी प्रकार से अगर कोई भी हमें इंपॉर्टेंट चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तब वहां पर हम लोग यानी कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट उस चेंज को करने के लिए लागू ना हो। समझ गए? तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, अगला पॉइंट बोलता है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स को यह पावर दिया गया है। कोर्ट्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग यहां पर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि भाई यहां पर अगर किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है कि भाई किसके पास क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, तो यहां पर जो हमारा कोर्ट होगा वो एक प्रकार से हमारा इंटरप्रिटेशन का काम करेगा। मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखा हुआ है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ये बात ऐसा लिखा हुआ है, वो बात वैसा लिखा हुआ है। मतलब यहां पर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना कि टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। समझ गए? अब यहां पर मान लो इस प्रकार से, अब ये मैं रैंडम बात बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए कि टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगी। अब यार सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कौन गवर्नमेंट करेगी तो कितना करेगी, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर इस टॉपिक को समझाने का काम कौन करेगा? कोर्ट्स करेंगे कि भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, कौन क्या काम कर सकता है। यहां पर हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो अंपायर के रूप में काम करेगा, और अगर यहां पर कभी कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तब वहां पर हमारा कोर्ट आकर के एक तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करेगा और यह बताएगा कि भाई किसके पास कितना पावर है। ठीक है, आगे यहां पर क्या है, छठा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स तो लिखे हुए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर, लेकिन उस पावर के साथ साथ रेवेन्यू का भी सोर्स लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर कि स्टेट गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा, यह बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई है। इसलिए क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर मान लो कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सारा टैक्स कलेक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर ले, तो स्टेट गवर्नमेंट फ्रीली काम नहीं करने पाएगी क्योंकि उसके पास काम करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, और वो उसको जाकर के बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगना होगा, और वहां पर फिर जो ऑटोनॉमी है स्टेट गवर्नमेंट की वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी को पता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनको भी पता था कि सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, रेवेन्यू चाहिए होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आएगा। जैसे मैंने अभी तुरंत एग्जांपल दिया था कि इनकम टैक्स कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो वैट कलेक्शन होता है, वैट तो अब नहीं होता है लेकिन अभी भी पेट्रोल डीजल पर वैट लगता है, वो वैट कलेक्शन कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जो लैंड सेल बिक्री, जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसको बेचने पर जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है वो कहां, जैसे स्टांप ड्यूटी जो होता है वो कौन लेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। ये बातें, रेवेन्यू के सोर्सेज साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो। आगे यहां पर देखें तो आगे यहां पर हमारे सामने अगला पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है कि द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या हो गया, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब यहां पर क्या बोलता है कि फेडरल सिस्टम के दो फायदे होते हैं। क्या फायदा होता है भाई, सबसे पहला तो हमारे कंट्री का जो यूनिटी है वो प्रमोट होगा या फिर वो बना हुआ रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे तुम यहां पर बार बार इंडिया को देख रहे हो तो इंडिया में तुमको एक चीज पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे लैंग्वेजेस, कल्चर के लोग रहते हैं, और तुमको यह पता है कि इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग जो हैं अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों को उनकी
आजादी देने के लिए कि भाई तुम अपना लैंग्वेज बोलो, तुम अपने कल्चर के हिसाब से रहो, तुमको जैसे जीना है वैसे जियो, इसके लिए हमारा जो फेडरलिज्म है वो हमको बहुत मदद करता है। जैसे फेडरलिज्म में क्या हुआ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो पूरे कंट्री का काम देखेगी, एक रीजनल गवर्नमेंट, हर रीजन में रीजनल गवर्नमेंट बन गई जो कि उस रीजन का काम देखेगी। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि मान लो कोई गुजरात में रहने वाला व्यक्ति है, वो आसानी से गुजरात में रहता है तो वो गुजराती लैंग्वेज बोल सकता है, अपने जो कल्चर है उसको फॉलो कर सकता है, उसको कोई दूसरा लैंग्वेज बोलने की जरूरत नहीं है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है दूसरा लैंग्वेज बोलने के लिए, इसलिए वो आसानी से अपना लैंग्वेज बोलते हुए खुश है, मस्ती से है, और साथ ही साथ वो इंडिया में एक साथ बना हुआ है। लेकिन मान लो ऐसा हम लोग नहीं करते और सब लोगों को बोल देते कि नहीं भाई नहीं, तुम लोग जो है क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, और यहां पर तुम लोग जो हो, जो इस रीजन में लैंग्वेज बोला जाता है, हिंदी बोली जाती है, तुम सब भी कल से क्या करो, हिंदी बोलोगे, दूसरा लैंग्वेज नहीं बोलोगे। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग झगड़ा करने लगेंगे कि भाई हमको हिंदी आता ही नहीं है, हम हिंदी कैसे बोले, मेरा कन्नड़ लैंग्वेज है मैं कन्नड़ बोलूंगा, मेरा मराठी लैंग्वेज है मैं मराठी बोलूंगा। तो फिर वहां पर कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और सिचुएशन यहां तक आ सकता है कि कंट्री का डिवीजन हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा होता नहीं है, नहीं भाई ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे बगल में ही तुम देखो तो हमारे बगल में बांग्लादेश है। यह बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन यहां पर इन दोनों जगहों पर लैंग्वेज का डिफरेंस था। बांग्लादेश के लोग बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, पाकिस्तान में लोग वहां पर पंजाबी उर्दू बोलते थे, ठीक है, और यहां का इनका कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो पाकिस्तान के रूलर्स थे वो बंगाली को प्रमोट नहीं करते थे, वहां के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते थे, वहां पर बंगाली लैंग्वेज को बोलने नहीं देते थे, बोलते थे कि भाई तुमको उर्दू बोलना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए यहां पर इनके बीच में झगड़ा हुआ और बाद में जाकर के बांग्लादेश अलग बन गया, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर हम लोग यहां पर लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट ना दें या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव करें। तो यहां पर जो फेडरलिज्म है ना, हमारे कंट्री के यूनिटी को बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही साथ जो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व रखने में भी मदद करता है कि लोग अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बचा करके रख सकते हैं, लैंग्वेज को, अपने लैंग्वेज को बोल सकते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सभी लोग अपना काम आसानी से मस्ती से कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बात समझ गए। आगे यहां पर बोलता है कि देयरफॉर two aspects are crucial for institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. यहां पर बोलता है कि जो फेडरलिज्म है उसमें दो चीज होनी चाहिए। फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में दो चीज होनी चाहिए कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ठीक है, तुम जो हो अपना काम करो, हम जो है अपना काम करेंगे, हम लोग मिल करके काम करेंगे और जनता का भला करेंगे, ठीक है। ये एक तरीके का म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और इसके साथ साथ यहां पर एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो हो ज्यादा पावर है तुम्हारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है तुम रहो, हम जो हैं अपना लोकल रीजन में काम देख रहे हैं तो हमारे पास पावर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट हो कि भाई साथ में हम लोग रहेंगे, साथ में काम करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या बताता है, आगे बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो पावर का डिवीजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। अब यहां पर बोलता है कि द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर। यहां पर बोल रहा है कि देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो पावर का डिवीजन है वो सभी देशों में एक जैसा नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तुम क्या देखते हो कि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कई बार डांट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट को हटा भी देती है अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक काम नहीं करे तो, समझ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है इंडिया में। लेकिन जब तुम यूएसए में जाते हो तो यूएसए में देखते हो कि यूएसए के जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो बहुत पावरफुल हैं और उनके कंपैरिजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास काफी कम पावर है।
तो ये डिफरेंस है। अलग अलग कंट्रीज में जब फेडरलिज्म लागू की जाती है तो उनके फेडरलिज्म को लागू करने का तरीका भी अलग अलग होता है। किसी गवर्नमेंट के पास कम पावर होगा, किसी भी कंट्री के एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगा। यह तय कैसे होगा कि भाई किस गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा? यह तय होता है कि वो जो फेडरेशन है वो बना कैसे था, मतलब फेडरल कंट्री जो बनी वो कैसे बनी थी, उस हिसाब से तय होता है कि वहां पर लोकल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कोई भी कंट्री अगर फेडरल कंट्री बनती है या फिर किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म लागू किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका क्या है कि भाई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो साथ में आते हैं और साथ में आकर के एक बड़ा देश बनाते हैं और बड़ा देश बना करके बोलते हैं कि भैया अब से हम लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ रह करके फेडरलिज्म के अंदर में हम लोग सब काम करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री, उसके बगल में छोटा कंट्री, उसके बगल में छोटा कंट्री, इस प्रकार से कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे। ये सब बोले कि भैया हम लोग अलग अलग क्यों रह रहे हैं, हम लोग सब साथ में मिलते हैं और एक बड़ा सा कंट्री बना देते हैं। और यहां पर ये लोग क्या करते हैं, मिलकर के बड़ा सा कंट्री बना देते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई भी कंट्री बनती है, कोई भी फेडरल कंट्री बनती है, तो इस प्रकार से जब बनेगा तो यहां पर जो रीजनल गवर्नमेंट होगी, इन सब स्टेट में जो रीजनल गवर्नमेंट होगी उसके पास ज्यादा पावर होगा, क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी से आकर के जुड़े हैं तो ये अपना पावर लूज नहीं करना चाहेंगे। तो क्या होगा, रीजनल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर होगा। ठीक है, ये और इस प्रकार से जो गवर्नमेंट बनती है, इस प्रकार से जो फेडरलिज्म बनता है या फिर फेडरेशन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन या फिर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होगा भाई, छोटे छोटे स्टेट आए साथ में मिल करके एक बड़े स्टेट, बड़े कंट्री का निर्माण कर दिया। इसमें या क्या होगा, रीजनल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर होगा। एग्जांपल इसका यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, वही जो छोटे स्टेट्स हैं उनके पास ज्यादा पावर होगा। यूएसए में हमने देखा कि यूएसए में जो स्टेट्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास कम पावर होता है। ठीक है, अब दूसरा यहां पर तरीका क्या है फेडरलिज्म बनाने का, दूसरा तरीका यह है कि एक बड़ा कंट्री है, बड़ा कंट्री जो है वो देखता है कि यार इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, इसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, यार मैनेज कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने कंट्री में हम लोग फेडरलिज्म लागू कर देते हैं, हम लोग यहां पर रीजनल गवर्नमेंट बना देते हैं और जो रीजनल गवर्नमेंट जो है वो रीजन्स को संभालेगी, छोटे छोटे इलाकों को संभालेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब कोई भी बड़ा कंट्री अपने पावर को डिवाइड करने का डिसीजन लेता है ताकि हम लोग जो हैं यहां पर कंट्री को अच्छी तरीके से आसानी से संभाल सकें, तो यहां पर इस प्रकार से जब कोई भी फेडरलिज्म बनता है या कोई फेडरेशन बनता है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से रीजन्स बनाए हैं, अपनी मर्जी से रीजनल गवर्नमेंट बनाया है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है। और यहां पर इस प्रकार से जो फेडरेशन बनता है इसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। समझ गए, यहां पर यही चीज कहता है कि इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल कंपेयर टू द स्टेट्स। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। कई बार यह भी देखा जाता है कि कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, उनके बीच में एक रीजन को ज्यादा पावर दे दिया गया, दूसरे रीजन को कम पावर दे दिया गया। यह चीज भी हमको देखने को मिलती है, कई स्टेट्स को, कई रीजन को स्पेशल पावर भी दे दिए जाते हैं। यह चीज भी हमको यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर यह क्वेश्चन 2023 में पूछा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब यार एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल रैंडमली नहीं पूछा है, ये जो नाम आपको यहां पर बताए गए कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर का, उसी में से पूछता है। कमिंग टुगेदर में यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ यहां पर देखो तो यहां पर होल्डिंग टुगेदर में क्या आ जाएगा, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ये नाम जरा सा ध्यान रखो। उसके बाद देखो कमिंग टुगेदर में यहां पर कौन सा एग्जाम्पल होगा। हमने देखा कि होल्डिंग टुगेदर में नाम दिए गए थे क्या, इंडिया, बेल्जियम
बेल्जियम, स्पेन, तो यूएसए दिया गया था कमिंग टुगेदर में। तो देखो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी किताब में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वही ऑप्शन पूछेगा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन में, रैंडमली बाहर से नहीं पूछ देगा, समझ गए? इसलिए यह चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने टॉपिक आ जाता है, अगला टॉपिक क्या है? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया में ऐसा क्या है कि भाई इंडिया एक फेडरल कंट्री बन गया है या फिर इंडिया में फेडरलिज्म लागू है, यह चीज यहां पर हम लोग देखेंगे। तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने बेल्जियम की और श्रीलंका की बात की थी। हमने देखा था कि बेल्जियम जो था वहां पर फेडरलिज्म को लागू किया गया था और श्रीलंका में जो लीडर्स थे, तमिल लीडर्स, वो क्या चाह रहे थे कि श्रीलंका में भी फेडरलिज्म का सिस्टम लागू कर दिया जाए। अब आपको बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में याद होगा तो आपको याद होगा कि जो बेल्जियम है और श्रीलंका है, ये जो दोनों देश हैं ये बहुत छोटे छोटे देश हैं। यहां पर आपको 2 करोड़ 1 करोड़ की आबादी रहती है, साथ ही साथ यहां पर जो इतनी कंपोजिशन है उसमें ही 2 कम्युनिटी या 3 कम्युनिटीज रहती हैं। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा देश है और यहां पर जो डिफरेंसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। तो सोचो कि जब यहां पर बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को फेडरलिज्म लागू करने की जरूरत पड़ती है तो इंडिया जैसे वास्ट कंट्री को, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री को फेडरलिज्म की तो बहुत ही जरूरत पड़ेगी। और यहां पर हम लोग कैसे इतने डिफरेंसेस को मैनेज करते हैं यह चीज यहां पर अब हम देखने वाले हैं, ठीक। अब यहां पर देखें तो यहां पर सबसे पहले बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भाई हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में यहां पर फेडरलिज्म को लागू किया गया है, ये तो आप पहले ही देख चुके हो। लेकिन जब हम लोग आजादी के समय से बात करते हैं तो यहां पर कहता है कि इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। अब यहां पर क्या हुआ कि जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था उसके साथ साथ हमारे कंट्री का पार्टीशन भी हुआ था। हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो चुका था और उसी समय में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था और उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे वो भी हमारे कंट्री का पार्ट बने थे। अब यहां पर यह चीज क्या लिखा हुआ इसको मैं जरा सा शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। देखो, तो इसके लिए तुम अपने किताब को ही खोलो तो किताब में ही तुमको यह मैप दिया हुआ है। अब यह मैप है 1947 का। अब 1947 के समय आजादी से पहले हमारा जो इंडिया हुआ करता था इतना बड़ा हुआ करता था, मतलब कि उसमें यहां पर पाकिस्तान का रीजन, बांग्लादेश का रीजन और यह सारा रीजन इंक्लूडेड होता था। तो उस समय में क्या हुआ कि 1947 से पहले बहुत सारे इलाके ऐसे थे हमारे इंडिया में जहां पर ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे। आपको जब बोला जाता है कि इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो जैसे आज यहां पर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है उसी समय में भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में ब्रिटिशर्स काम करते थे और साथ ही साथ यहां पर कई इलाकों में वो रूल करते थे, जैसे कि यूपी का इलाका हो गया, बिहार का इलाका, बंगाल का इलाका जो था वहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल किया करते थे। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, जैसे ये जो राजपूताना यहां लिखा हुआ है या फिर यहां पर जो ये हैदराबाद है, मैसूर है, उड़ीसा का रीजन या फिर आपको मध्य प्रदेश में बहुत सारे रीजन, ये सारे जो रीजन थे ना यहां पर राजा लोग अपना राज्य संभालते थे और वो लोग जो थे अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे। तो इन सबको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट। यहां पर जितने भी राजाओं का शासन था उन सबको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय में यहां पर ये जो इलाका था ये इलाका तो पाकिस्तान बन के अलग हो गया, ये इलाका जिसको कि आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो भी पाकिस्तान के साथ अलग हो गया। बाकी के जो इलाके बचे उसमें जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में जो इलाके थे और साथ ही साथ ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये सब साथ में आए और साथ में मिलकर यहां पर इंडिया देश का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से जो हमारा कंट्री है वो उस समय बना था। ठीक है, अब यहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिख दी गई कि इंडिया क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। मतलब कि यहां पर फेडरलिज्म का प्रिंसिपल लागू कर दिया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी समय में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यहां पर फेडरलिज्म या फिर फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है। समझ लीजिए एक बात को, जैसे यूएसए है,
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूएसए कंट्री है, जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें साथ में लिखा हुआ है कि जो यूएसए कंट्री है वो क्या है, एक फेडरेशन है। मतलब कि सारे स्टेट्स से मिलकर के यूएसए कंट्री बना है। और वहां के जो स्टेट्स हैं, 50 टोटल स्टेट्स हैं, उनमें से कोई स्टेट अगर अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। लेकिन हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, यहां पर हमने जैसे देखा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के आधार पर बना है, तो यहां पर जो हमारा कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि हमारा कंट्री जो है फेडरेशन है। समझ गए? देखिए, फेडरेशन जब हम कह देते हैं किसी भी कंट्री को, तो उसका यह मतलब होता है कि स्टेट्स अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, साथ रहने का, अलग होने का, वो थोड़ा अलग चीज है। लेकिन यहां पर बात क्या है, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल यूज करके हमारे कंट्री बनी है, हमारे कंट्री चलती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंट्री को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है। लेकिन जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये कैसा है, ये होल्डिंग टुगेदर वाला फेडरलिज्म यहां पर लागू किया जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ही यह बात इंक्लूड कर दी गई थी जब हमारा देश बना था। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक चीज बोलता है कि हमने अभी तुरंत 7 फीचर्स देखे फेडरलिज्म के, कि भाई फेडरलिज्म जहां पर लागू होता है वहां क्या फायदा होता है, 7 फीचर्स क्या होते हैं। अब यहां पर अगर उन 7 फीचर्स को आप देखो और सोचो कि क्या वो 7 फीचर्स इंडिया पर लागू होते हैं, तो आपको पता चलेगा जी हां, बिल्कुल लागू होते हैं। तो यहां पर जैसे 2 लेवल या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, इंडिया में है। जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, जी हां देता है। उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है, जी हां बिल्कुल देता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है या फिर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो कोर्ट होते हैं वो उनको एक प्रकार से सेटल करने का काम करते हैं, जी हां बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर यही बात है कि जो हमने फीचर्स देखे फेडरलिज्म के, वो सारे फीचर्स हमारे कंट्री पर लागू होते हैं। समझ गए? आगे कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर क्या है कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, बाद में जाकर के 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट उसको भी ऐड कर दिया गया, जिसको लोकल गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं। और ये एडिशन का काम किया गया था 1993 में। 1992 में वो एक्ट बना था, फिर उसको 1993 में पास किया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमारे देश में 1992 के बाद क्या हो गया, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गए। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। और यहां पर जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके जो पावर्स हैं, जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं। इसलिए हम यहां पर अपनी कंट्री के बारे में बोल सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चलती है। ठीक है, तो यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। जैसा कि हर फेडरेशन में होता है वैसा ही हमारे देश में भी जो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इनका सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है। जैसे कि आप अगर देखो तो हमारे देश के आर्मी कौन कंट्रोल करता है, डिफेंस का काम कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है कि डिफेंस कैसे होगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके स्टेट में कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई क्राइम ना हो जाए, इस चीज का टेंशन किसको है, इस चीज का टेंशन है स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके स्टेट में कहीं कोई मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका आपका टेंशन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके गांव में, आपके शहर में नाली बन रहा है या नहीं बन रहा है, यह काम किसका है, आपके लोकल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट को उसका टेंशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका टेंशन नहीं है। वो आप अपने लोकल गवर्नमेंट से डील करो कि भैया नाली बनवा दो, मेरे इलाके में रोड बनवा दो, ये आपका लोकल गवर्नमेंट देखेगा। ठीक है, तो यहां पर यही चीज कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहां पर देखो
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब क्या हुआ था भाई, हमारे देश में जो पॉलिटिकल पावर है उसका दो पार्ट्स में डिवीजन किया गया था, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो वहां पर एक तरीके से क्लियरली यह बताया गया था, टॉपिक वाइज लिस्ट दे करके बताया गया था कि कौन से टॉपिक्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है और कौन से टॉपिक पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है, और कभी कंफ्लिक्ट होगा तो उसको रिजोल्यूट कैसे किया जाएगा। तो यहां पर इस काम के लिए 3 लिस्ट बनाए गए थे। 3 लिस्ट कौन कौन से, पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि आप अगर देखो तो देखो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2024 के दिल्ली बोर्ड या फिर फॉरेन बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद 2023 में भी ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है और 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। हर साल पिछले 3-4 सालों से 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है, इसलिए इसको जरा सा क्लियर रखना, याद रखना, और जो एग्जांपल्स हैं उनको भी ध्यान रखना। जैसे यहां पर सबसे पहले हम लोग यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। यूनियन लिस्ट क्या है भाई, यूनियन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है, इसमें ऐसे टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और जिन टॉपिक्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का पावर दिया गया है, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। स्टेट गवर्नमेंट इन टॉपिक्स के ऊपर कोई भी न डिसीजन ले सकती है, न ऑर्डर पास कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। यही चीज कहता है कि दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यही बात बोलता है कि जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में हैं उनके ऊपर डिसीजन ले सकता है। अब यहां पर देखो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको ध्यान रखना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एमसीक्यू में उसमें जो ऑप्शंस होंगे, जो यहां पर नाम लिखा है वही ऑप्शन देगा आपको सीबीएसई, बाहर का कोई ऑप्शन नहीं देगा। क्योंकि यूनियन लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे पूछने लगा तो वो आपको नहीं पढ़ाया गया, जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है भाई, ऐसे सब्जेक्ट्स का लिस्ट है जो कि आपको लोकल लेवल पर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीजें हैं जो कि लोकल लेवल पर इंपॉर्टेंस होती है। लोगों को डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, इसलिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो स्टेट लिस्ट में रखे गए हैं। और स्टेट लिस्ट में रखने का क्या मतलब हुआ, मतलब यहां पर यह हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इन टॉपिक्स के ऊपर डिसीजन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन टॉपिक्स के ऊपर डिसीजन नहीं लेगी, ठीक है। कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है क्या, थर्ड आ जाता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है भाई, कंकरेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक्स को रखा गया है जो कि लोकल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारी कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर लोकल लेवल पर जो रीजनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी कानून बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है, कानून बना सकती है। मतलब यहां पर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जिस पर यूनियन गवर्नमेंट को भी एक तरीके से कुछ ना कुछ सोचना है क्योंकि वो नेशनली इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर डिसीजन ले सकती है, काम कर सकती है, क्योंकि लोगों के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, लोकल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर लिस्ट, ऐसे लिस्ट की बात करें तो टॉपिक्स क्या आ जाएंगे भाई, जैसे एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ट्रेड यूनियन आ गया, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसीजन ले सकते हैं। अब यहां पर सोचो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन लेगा और दोनों का डिसीजन अगर क्लैश कर गया तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात करने लगे तो क्या होगा। तो यहां पर बात यह है कि मान लो कि कभी ऐसा हो कि दोनों के लॉज कंफ्लिक्ट कर जाएं,
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कोई बात, उसके अपोजिट बात स्टेट गवर्नमेंट बोलती है और दोनों कानून बना देते हैं तो क्या होगा। तो यहां पर बात यह कहा गया है कि अगर दोनों के लॉज में या फिर दोनों के डिसीजन में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन में कभी कंफ्लिक्ट होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, यूनियन गवर्नमेंट की बात है, उसकी बात मानी जाएगी, वही फाइनल डिसीजन होगा। अब इसके बाद बात यहां पर यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनको यह समझ थी कि भाई हम सब चीज नहीं जानते हैं, हो सकता है फ्यूचर में कोई नया चीज आ जाए, नया टॉपिक आ जाए। तो यहां पर उन्होंने यह भी कह दिया कि भाई कोई टॉपिक ऐसा है जो कि हमारे इस लिस्ट में नाम नहीं लिखा हुआ है, अगर कुछ ऐसा टॉपिक बच गया है तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं उसके लिए कानून बनाने का पावर किसको दिया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट को। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, एग्जांपल के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे ही नहीं, तो यहां पर क्या हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर कौन डिसीजन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक आ गया, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में जिन टॉपिक्स का नाम है उनके अलावा कोई भी चीज आ गया, उसके लिए पावर किसको दिया गया है, उसके लिए पावर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को। कहा गया है कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट जितने भी हैं, बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगा। यह चीज यहां पर कहा गया है। ठीक है, अब यहां देखो कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको जरा सा देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट दिया गया है, इनको क्या करना है, इनको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, किसके साथ कौन सा मैच करेगा। आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको समझ है कि यूनियन लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट रेसिडुअरी में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखें तो आगे यहां पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहां देखो जो भी आपको एग्जांपल दिया गया है, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वही आपको ऑप्शन में दिया गया है, बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए लिस्ट जो यहां बताया गया है उसको ध्यान रखना। यहां पर भी वही बात है, देखो डिफेंस, पुलिस, मैरिज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कौन से लिस्ट से ये रिलेटेड है। तो भाई यार डिफेंस किससे रिलेटेड है, यूनियन से, अभी तुरंत यहां बताया था। पुलिस किससे रिलेटेड है, स्टेट लिस्ट से। मैरिज किससे रिलेटेड है, तो मैरिज कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेसिडुअरी से रिलेटेड है। अभी जो चीज पढ़ा है आपने वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, एनसीईआरटी से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है सीबीएसई, इसलिए एनसीईआरटी को आप हमेशा लाइन बाय लाइन क्लियर रखा करो। इसी प्रकार से यहां देखो फिर से यही भी 2025 में यही पूछ दिया है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आप समझ गए कि यह इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, अगले साल भी पूछ दिया जाएगा, तो इसलिए तैयार रहना। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बोलता है, आगे यहां पर बोलता है कि वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बोलता है कि देखो ज्यादातर जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनते हैं, जैसा कि इंडिया बना है, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जो इसके अंदर जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं, सभी रीजनल गवर्नमेंट को बराबर पावर नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। कहता है कि दस ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, सम स्टेट एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। बोलता है कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया में सभी स्टेट्स को बराबर पावर नहीं दिया गया है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनको स्पेशल पावर दिया गया है ताकि यहां पर ये अपने रीजन, अपने कल्चर, अपने लोकल प्रोविजंस के हिसाब से यहां पर अपने आप को अलग तरीके से रख सके, अपने आप को सिक्योर रख सके। समझ गए? और इसके लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ स्पेशल प्रोविजन कर दिए गए हैं। समझ गए? अब कहता है कि दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। जो ये इनको स्पेशल पावर दिए गए हैं, ये स्पेशल पावर खासकर कुछ टॉपिक में स्पेशल काम करते हैं, जैसे कि यहां लैंड राइट में, कि भाई कोई बाहर का आदमी जाकर के यहां पर जमीन नहीं खरीदेगा, जो इनके जो राइट्स हैं उनके साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करेगा, यहां के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा जब गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, इस प्रकार से
समझ गए? यही चीज कहता है आगे, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। इसी प्रकार से और भी जो दूसरे स्टेट हैं वहां पर भी स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, स्पेशल छूट वगैरह दिए गए हैं। समझ गए? अब यहां पर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर अलग अलग स्टेट्स का जो हिस्ट्री है वो अलग है, वहां का कल्चर अलग है। बहुत सारे स्टेट जो है वहां के लोग जो है अपना कल्चर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे बात करता है कि देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ यहां पर यूनिट्स हैं जिनको कि बहुत ही कम पावर दिया गया है, और आपको आसानी से यह पता होगा कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसके? यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। इस प्रकार के इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। अब यहां पर जरा सा देखो, अगर तुम इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के मैप में तुम एक चीज देखते हो कि यहां पर बहुत सारे राज्य बने हुए हैं, लेकिन इन राज्यों के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। जैसे यहां पर तो एक तो हमारा दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली, इसके अलावा जो चंडीगढ़ है वहां पर भी क्या है? वहां पर भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल है, वहां के जो गवर्नमेंट है उसको बहुत कम पावर दिया गया है। इसी प्रकार से यहां पर दमन दीव, नागर हवेली, इसके साथ ही पुडुचेरी है। ये सारे इलाके ऐसे हैं कि ये बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इनको हम लोग स्टेट नहीं बना सकते, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकते। लेकिन इनका जो कल्चर रहा है, इनका जो हिस्ट्री रहा है वो ऐसा रहा है कि इनको बगल वाले राज्य के साथ मिलाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए यहां पर क्या किया गया है? इनको अलग रखा गया है, यूनियन टेरिटरीज इनको बना दिया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्ट रूल करती है। इसके साथ साथ यहां पर अंडमान निकोबार भी आ जाता है, लक्षद्वीप भी आ जाता है, ये भी आ जाते हैं। अब यहां पर बोलिए कि भाई अलग कल्चर है, इसका क्या मतलब हो? इसका यह मतलब नहीं है कि यहां के लोग दूसरे लोग हैं, अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ विचित्र लोग हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यहां पर यह है कि जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जो पुडुचेरी है, जो दमन दीव है, यहां पर क्या था? यहां पर जो लोग थे, मतलब जो ये इलाका था, यहां पर फ्रेंच लोगों का रूल था। पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था, यहां पर फ्रेंच लोगों का रूल था। इस वजह से क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपने कंट्रोल में लिया, बगल के राज्य से नहीं मिलाया। अब इसके अलावा बात करो तो दिल्ली के बारे में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है, इस वजह से उसको बना करके रखा गया है यूनियन टेरिटरी। इसी प्रकार से जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में झगड़े के कारण वहां पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग यूनियन टेरिटरीज के बारे में और समझना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं, क्यों बनाए गए, कैसे बने, ये सारी चीजों के बारे में आप जाकर के आई बटन में चेक कर सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हो यूनियन टेरिटरीज के बारे में और भी ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर समझ गए कि भाई कुछ यहां पर हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहां पर जो गवर्नमेंट बैठती है उसके पास बहुत ही कम पावर होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डिसीजन लेती है, यहां पर इनको मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या बोलता है? बोलता है कि दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा पावर शेयरिंग है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और यहां पर इस पावर शेयरिंग में किसी भी प्रकार का चेंज करना, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पार्लियामेंट चाहे भी तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से इस पावर शेयरिंग में कोई भी चेंज अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, और अगर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो यहां पर पहले दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, दोनों हाउसेस से उस डिसीजन को पास करवाना होगा। 2
2/3 मेजोरिटी के साथ, और इसके बाद उसको हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से कम आधे से ज्यादा स्टेट्स से पास कराना होगा, तब जाकर के किसी भी प्रकार का चेंज किया जा सकता है। और इसमें मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया था किस चीज का, जीएसटी का। जब जीएसटी में चेंज किया गया था तो यही प्रोसीजर अपनाया गया था। जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी के साथ वो डिसीजन पास किया गया, फिर भेजा गया स्टेट असेंबलीज को, और हाफ से ज्यादा स्टेट असेंबलीज ने जब उसको पास कर दिया तब जाकर के यहां पर हमारे कंट्री में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद बात करें तो आगे यहां पर जुडिशरी की बात आ जाती है। तो देखो, जुडिशरी के बारे में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। जो जुडिशरी है वो यहां पर इन चीजों का मतलब एक अंपायर के रूप में, जज के रूप में काम करती है जुडिशरी। ठीक है, मतलब यहां पर जुडिशरी का यह काम होता है कि वो अच्छे से निगरानी रखे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो अच्छी तरीके से लागू हो रहे हैं या फिर नहीं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। वो चीज देखने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। अगर कभी भी कहीं भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि पावर का डिवीजन कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो हमारे देश के जो हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इनके पास ये पावर होता है कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि क्या काम करना है, क्या रियली में किसके पास क्या पावर होगा। ठीक है, जो यहां पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर होता है कि वो अपने टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करेगा, और वो किस सोर्सेस से टैक्स ले सकते हैं ये भी एक प्रकार से तय कर दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं ताकि आप खुद से चेक कर सको, सोच सको कि क्या हो सकता है। जैसे यहां पर आपको पता होगा कि पोखरन एक इलाका है हमारे देश के राजस्थान में जहां पर न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था, न्यूक्लियर ब्लास्ट करके न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। ठीक है, अब यहां पर सोचो कि हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, वो पोखरन में चाहती है कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए, लेकिन वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर मना कर देती, तो बोलती कि नहीं नहीं हमारे इलाके में यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, तब क्या होता, वहां पर कैसे ये डील करते। इसी प्रकार से मान लो यहां पर सिक्किम की गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि नए स्कूल में नया टेक्स्ट बुक लाया जाए, और यहां पर यूनियन गवर्नमेंट उस किताब को पसंद नहीं करती है, किताब में जो कंटेंट है उसको पसंद नहीं करती है, बोलती है ये टेक्स्ट बुक नहीं लाया जा सकता है, तब वहां पर क्या होगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन से आप उसके बारे में सोच सकते हो कि इन कंडीशंस में कैसे यहां पर डील किया जाएगा, कैसे यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, ये नक्शा तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या आ जाता है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। मतलब यहां पर हमने क्या बात किया, अभी तक हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस प्रकार से पावर शेयरिंग किया गया है, किस प्रकार से पावर डिवाइड किया गया है। लेकिन अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि रियलिटी में जब इन प्रोविजंस को, इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को लागू करने की बात होती है, तब यहां पर कैसे ये प्रोविजंस लागू होते हैं। तो यहां पर इसी के बारे में आगे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा, ये सब चीजें फेडरलिज्म के लिए जरूरी है, ये सब चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम कानून बना देने से रियलिटी में फेडरलिज्म हमारे कंट्री में लागू नहीं हो जाता है। अगर हमारे देश में, हमारे कंट्री में फेडरल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है या फिर सक्सेसफुल हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस जो हैं वो तो हैं, लेकिन सिर्फ उतने से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बल्कि उसके अलावा जो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चली है, जो हमारे देश में जिस प्रकार से पॉलिटिक्स की गई है, जिस प्रकार से पॉलिटिशियंस ने इस टॉपिक को, फेडरलिज्म को डील किया है, उसको भी एक एट्रीब्यूट जाता है कि भाई इसकी वजह से भी हमारे कंट्री में फेडरलिज्म अच्छी तरीके से लागू हो पाया है। कहता है कि दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, respect for diversity and desire for living together became shared ideal in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. तो भाई किस प्रकार से हमारे देश में पॉलिसीज बनाई गई पॉलिटिशियंस के द्वारा, किस प्रकार से हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिक्स किया कि हमारे कंट्री में जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से लागू होने पाया।
तो यहां पर कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर अगर सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाता तो हमारे कंट्री में ये जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है ये बहुत तरीके से फेल कर जाता, बुरी तरीके से फेल कर जाता, यहां तक कि हमारे देश की यूनिटी भी बहुत खतरे में पड़ जाती। सबसे पहला टॉपिक क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट कहने का मतलब क्या है? मतलब कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, कहता है कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जब हमारा देश बना था तो जैसा मैप आज हम लोग देखते हैं, जितने स्टेट्स देखते हैं, जितने प्रकार के स्टेट देखते हैं, वैसा स्टेट हमारे आजादी के समय एग्जिस्ट नहीं करता था। ये जो आप मैप देख रहे हो आज के समय में, ऐसा मैप हमारे कंट्री का बिल्कुल भी नहीं था। ये देखो, हमारे कंट्री का मैप हुआ करता था जब हमारा देश आजाद हुआ था। वहां पर कई ऐसे राज्य थे जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे वहां पर मैसूर हुआ करता था, हैदराबाद हुआ करता था, इसके बाद त्रावणकोर होता था, यहां पर आपको सेंट्रल इंडिया में और भी कई सारे इलाके होते थे। आज जिस प्रकार के राज्य हैं वैसे राज्य बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। और यहां पर सबसे पहले जब हमारे देश की आजादी हुई, उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया देश की यूनिटी को लेकर के, वो था लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने का। मतलब यहां पर क्या हुआ कि इंडिया के बहुत सारे रीजन में यह डिमांड आने लगी कि भाई हमारे लैंग्वेज का हमारा एक स्टेट हमको दे दो, कि भाई हमारा एक स्टेट बना दो जहां पर हम अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से हम लोग अपना रूल करेंगे, अपना लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी इन एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2019, you would be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the state have been changed. बहुत सारे जो पुराने राज्य हुआ करते थे वो खत्म कर दिए गए, बहुत सारे नए राज्य बनाए गए, बहुत सारे स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी वो चेंज कर दी गई, बहुत सारी चीजें की गई। अब यहां पर आगे कहता है कि इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। वही बात है, लिंग्विस्टिक स्टेट की बात हो रही है। मतलब कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया, बहुत सारे नए स्टेट्स क्रिएट किए गए। तो वो इस आधार पर किए गए कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो एक स्टेट के अंदर हो जाए, एक जगह पर हो जाए। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आज जो हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य देखते हैं, तो ये जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये बॉम्बे प्रोविंस के अंदर आता था, दोनों राज्य एक साथ रहा करते थे। तो यहां पर ये स्टेट बनाए गए ताकि जो गुजराती लोग हैं उनके लिए गुजरात राज्य बन जाए, इसी प्रकार से मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बन जाए। इसी प्रकार से आप अगर साउथ में जाओगे तो तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोगों के लिए राज्य बनाया गया, जो कन्नड़ बोलने वाले सारे लोग थे उनको एक जगह पर ला करके एक स्टेट वहां पर कर्नाटक दे दिया गया। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश वगैरह राज्य भी बनाए गए थे। मतलब क्या किया गया, यह देखा गया, यह तय किया गया कि भाई जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक जगह पर हो जाएंगे तो उनको अपना एक स्टेट मिल जाएगा जहां पर वो अपने लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से अपना काम वगैरह मतलब अपना गवर्नमेंट चला सकते हैं। कहता है कि सम स्टेट्स वेयर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। क्या हुआ कि शुरुआत में सबसे पहले तो क्या किया गया, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। जैसे कि आज का आप गुजरात देख लो, महाराष्ट्र देख लो, तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर आपको केरल हो गया, ये सब लैंग्वेज के आधार पर बने। लेकिन जब लैंग्वेज के आधार पर हमारे स्टेट बनने का प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का डिमांड उठने लगा कि भाई कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर हमको एक अलग स्टेट बना दो। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश देखते हो, उत्तर प्रदेश में आज का जो उत्तराखंड है वो भी इंक्लूडेड हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है। इस वजह से यहां के लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमको उत्तर प्रदेश से अलग कर दो, हमारा
हमारा एक अलग राज्य बना दो, तो यहां पर यह अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से यहां पर देखो बिहार और झारखंड मिलाकर के एक राज्य हुआ करते थे बिहार, तो वहां पर भी लोगों का डिमांड उठा कि भाई हमारा कल्चर अलग है, एथनिसिटी अलग है, हमारा ज्योग्राफी अलग है, हमारी नीड्स अलग है, इसलिए हमको अलग कर दो। इसके अलावा बात करो तो यहां पर नीड्स के आधार पर आपको यहां पर तेलंगाना राज्य का भी फॉर्मेशन हुआ, और भी कई सारे राज्य यहां पर अलग अलग डिमांड्स की वजह से बने। अब यहां पर क्या हुआ कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए जा रहे थे, तब यहां पर लोगों को, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको यह डर था कि भाई जिस प्रकार से हमने देखा कि आजादी के समय इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया जो एक बड़ा सा कंट्री था वो पार्टीशन होकर के दो कंट्रीज बन गए, पाकिस्तान और इंडिया बन गए रिलीजन के आधार पर। तो यहां पर लीडर्स को यह डर था कि अगर हम लोग लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाने का डिसीजन लेते हैं और लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाने लगते हैं, तो हो सकता है कि हमारा कंट्री पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाए। एक बार तो हमारा पार्टीशन हुआ रिलीजन के आधार पर, उसके बाद हमारे देश का कई पार्टीशन हो सकता है लैंग्वेज के आधार पर। इस वजह से क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कई सालों तक यहां पर लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाना चाहती थी कि भाई अगर लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने का डिसीजन ले लिया तो हो सकता है हमारी कंट्री की यूनिटी खतरे में पड़ जाए। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब यह डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कि हां चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट बना देते हैं, तो उसके बाद हमको यह रिजल्ट देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री का यूनिटी खतरे में नहीं पड़ा, बल्कि और बढ़ गया और अच्छे से अब यहां पर हमारा कंट्री यूनाइटेड है। अब यहां पर लोगों के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो पहले से और भी कम है। ठीक है, यह चीज यहां पर यह हमको फायदा मिला है। अब यहां पर दूसरा डिसीजन हम लोग यहां पर देखिए, दूसरा जो पॉलिसी डिसीजन है जो कि यहां के पॉलिटिशियंस ने लिया है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। अब यहां पर देखिए हमारी कंट्री के बारे में आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत तरीके के लोग रहते हैं। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू था। जब हमारा कंट्री आजाद हुआ उसके बाद यह तय करना था कि भाई हमारे कंट्री के गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हमारा कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जब हमारे देश के पॉलिटिशियंस बैठे लैंग्वेज के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, तब उन्होंने यह डिसीजन लिया कि भाई हमारे कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को हम लोग नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारे कंट्री का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, समझ गए, हमारे कंट्री का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पर हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हिंदी बोली जाती है, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। इस वजह से किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो हिंदी लैंग्वेज है इसको एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा कि भाई ठीक है, हमारे देश में करीब 50% लोग, 50% से कम ही जो लोग हैं वो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। इस वजह से हमारा जो ऑफिशियल कामकाज होगा उसमें हम हिंदी में भी कामकाज करेंगे। ठीक है, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यही चीज कहता है कि बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन, therefore there were many safeguards to protect other languages। अब यहां पर यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो बाकी सारे लैंग्वेज को बिल्कुल धक्का मार के भगा दिया या फिर उसको वैल्यू नहीं दिया गया, ऐसी बात नहीं है। दूसरे लैंग्वेज को भी बराबर ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है शेड्यूल्ड लैंग्वेज का, कि भाई एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन लैंग्वेज को वैल्यू देती है या फिर एक्सेप्ट करती है। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में इंडिया के 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है। मतलब यहां पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है, बोलती है कि भैया आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज बोलते हो हमारे लिए ओके है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका एक एग्जांपल देख लो कि एग्जांपल ये है कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोजीशन में जॉब करना चाहता है, तो वो इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है, पास कर सकता है और आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर सकता है। उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर यह भी सिस्टम हमारे कंट्री में अपनाया गया लैंग्वेज को लेकर के। हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट को यह छूट दी गई कि आप अपने लोकल
लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहां पर देखो, हमारे कंट्री का, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पहला तो इंग्लिश है और दूसरा हिंदी है। लेकिन यहां पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट भी अपना क्या करते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में देखो, ज्यादातर जो स्टेट्स है वो पहला तो इंग्लिश में काम करते हैं और दूसरा अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें काम करते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल में जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी, जो कर्नाटक है वहां पर कन्नड़ में जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। तो यहां पर क्या है? सभी स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसके बाद क्या बोलता है? आगे यहां पर बोलता है कि अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन लिया कि हमारे देश में अगर एक तरीके से जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो उन सबको एक साथ कैसे रखना है, उन सबको बराबर का रिस्पेक्ट कैसे देना है। देखो यहां पर क्या है, हिंदी लैंग्वेज को गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद होते समय यह डिसीजन लिया गया था कि 1965 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर और जो गवर्नमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरीके से अपना ऑफिशियल वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो हिंदी ना बोलने वाले राज्य, जैसे जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, जो साउथ के स्टेट्स हैं, ये सब एक तरीके से प्रेशर डालते हैं, एक तरीके से बोलते हैं कि भाई यहां पर हिंदी जो है वो हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे और यहां पर आपको हिंदी में ही काम करना होगा, मतलब इंग्लिश को आप जारी रखिए, इंग्लिश में ही काम कीजिए। इसलिए क्या किया गया, 1965 के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। पहले क्या था, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने समय क्या डिसीजन लिया गया था कि 1965 के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का यूज इंडिया में बंद कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट यूज नहीं करेगी। लेकिन जो सदर्न स्टेट है, नॉन हिंदी स्पीकर स्टेट है, उनके डिमांड पर आज तक हमारे कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो भी काम करती है इंग्लिश लैंग्वेज में करती है। अब यहां पर एग्जांपल के लिए बताया गया कि तमिलनाडु में ये जो मूवमेंट था हिंदी के विरोध में, वो एक तरीके से वायलेंट हो चुका था और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक तरीके से अच्छा कदम उठाया। उसने किसी भी प्रकार से विरोध वगैरह कुछ नहीं किया, उसने आसानी से लोगों की बातें मान ली, लोगों की बातें स्वीकार कर ली और इसकी वजह से आज हम देखते हैं कि आज भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे यहां पर देखें तो आगे कहता है कि यहां पर बहुत सारे जो क्रिटिक्स है, जो इस बात को पसंद नहीं करते कि भाई हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हो रहा है, वो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ है, जो एलीट लोग हैं हमारे कंट्री के, जो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं या फिर इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, उनको इसकी वजह से काफी फायदा मिला है और एक तरीके से इस चीज के अपोजिट में या फिर इस चीज के सॉल्यूशन के रूप में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो आज भी इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करती है, उसको एक तरीके से बढ़ाना चाहती है, लेकिन बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, आगे ये चीज तो आप समझ गए। इसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक, ये क्या है भाई, ये है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। अब यहां पर देखो हम लोग फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ पावर है, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में क्लैशेस भी तो हो सकते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी कि सब चीज मेरा कंट्रोल में रहे, हम जैसा बोले वैसा स्टेट गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लफड़ा नहीं रहे, हम जो चाहे वो करे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं और होते भी हैं आज भी। अगर आप देखो तो, अगर आप पॉलिटिक्स थोड़ा मोड़ा देखते हो तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट होते रहता है किसी ना किसी चीज को लेकर के। अब यहां पर कहता है कि रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। तो भाई बोल रहा है कि देखो जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ है, आज तक बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं और इन चेंजेस की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुआ है।
अब यहां पर कहता है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। अब कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट किया गया है पावर शेयरिंग का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर, ये अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रूलिंग पार्टीज हैं, वो किस प्रकार से इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो करते हैं, उनका इंटेंशन क्या है। ठीक है, अब यहां पर क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, दोनों जगहों पर एक ही पार्टी का रूल हुआ करता था। इससे क्या होता था कि जो सेम पार्टी है वो सेंटर में रूल कर रही है और इसके साथ साथ स्टेट में भी रूल कर रही है, तो एक ही पार्टी का जो लीडरशिप होता है वो तो सेम होता है, तो वो सेंटर में बैठती थी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलती थी तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, और स्टेट गवर्नमेंट बात मान लेती थी क्योंकि सेम ही पार्टी का रूल था, पॉलिटिकल पार्टी का सेम लीडरशिप था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो ऑटोनोमस फेडरल यूनिट के रूप में काम नहीं करते थे, मतलब अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेते थे, अपने हिसाब से काम नहीं करते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से काम किया करते थे। क्यों? क्योंकि सेम ही पॉलिटिकल पार्टी से दोनों बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर इंडिया में यह चीज चेंज होने लगा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे वहां पर दूसरी पार्टियों का रूल आने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो शुरुआत में इन स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी, उनके पावर को छीनने की कोशिश करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के थे या फिर उनके ऑर्डर्स को नहीं मानते थे। इस वजह से अब यहां पर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार यह चीज करती थी कि जो दूसरी पार्टी के गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको डिसमिस कर दिया करती थी, हटा दिया करती थी, उनके गवर्नमेंट को ही हटा देती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है कि भाई तुम सही से रूल नहीं कर रहे हो, यहां पर बहुत करप्शन है, ये वो बोल करके हटा सकती है, तो वहां पर यह काम कर देती थी। अब यहां पर क्या होता था, यह चीज चला 1990 तक। क्यों भाई 1990 में ऐसा क्या हो गया, 1990 के बाद यह चीज देखा गया कि हमारे देश का जो जनरल इलेक्शन होता है, यानी कि जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन होता है जिसमें कि एमपीज चुन करके आते हैं, तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बनती है, पार्लियामेंट के थ्रू बनती है, उसमें हाफ से ज्यादा चाहिए होता है, यानी कि 272 प्लस सीट्स जिस भी पार्टी को मिलेगी, मतलब कि जिस भी पार्टी के 272 से ज्यादा एमपीज होंगे उस पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा। लेकिन क्या हुआ कि 1990 के बाद हमारी कंट्री में जो जनरल इलेक्शन होने लगे, यानी कि जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होने लगा, उसमें किसी भी पार्टी को यहां पर हमको फुल मेजोरिटी नहीं मिल रहा था, मतलब सिंगल पार्टी को 272 से ज्यादा सीट्स नहीं मिल पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से यहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर यह है कि मान लो कोई पार्टी है, उसको 240 सीट्स मिलता है और दूसरी पार्टी को मिल जाते हैं 33 सीट्स, तो दूसरी पार्टी और यह पहली पार्टी दोनों मिलकर के साथ में गवर्नमेंट बनाएंगे और इनका 273 सीट्स हो जाएगा और गवर्नमेंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट बनती है वो क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टियां सब साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में नहीं मिल रहा था, इस वजह से। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो इंडिया के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल किया करते थे, उनको अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। जो स्टेट गवर्नमेंट में छोटी छोटी पार्टियां थी जो कि 33 सीट्स या 20 सीट्स या 10 सीट्स जीत रही थी, इनके साथ डील करना पड़ा, इनके साथ बात करना पड़ा। जब इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टियों को, इस बड़ी पार्टियों को डील करना पड़ा, डिस्कस करना पड़ा, बात करना पड़ा, तो ये पार्टियों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल कर रही थी, उन पार्टियों को मजबूरी हो गया कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो किसी ना किसी स्टेट में रूल कर रही हैं, इनको थोड़ा छूट दिया जाए, इनके काम में डिस्टरबेंस ना किया जाए। और इस वजह से क्या हुआ, हमारे देश में जो फेडरलिज्म है उसको काफी मजबूती मिली। कोएलिशन गवर्नमेंट्स के आने के बाद हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके काम में ज्यादा दखल
नहीं देती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार से डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, इस वजह से ये चीज हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखो, ये आपको पहले का सिचुएशन दिखाया गया है, मतलब ये आपको 1970 1980 का सिचुएशन दिखाया गया है कि यहां पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर बांट रही है। सारे स्टेट गवर्नमेंट आ रहे हैं कटोरा लेकर के, भैया मेरे को पावर दे दो, पावर दे दो, पावर दे दो, ऐसे करके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर दे रही है। ये पहले का सिचुएशन दिखाया गया, ठीक है। अब यहां पर ये देखो कोalition गवर्नमेंट 1990 के बाद क्या हो गया उसको यहां पर दिखाया गया है कि जो यहां पर गद्दी बनी हुई है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो सारे यहां पर जो स्टेट पार्टीज है, छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। इनमें से कोई अगर गया तो यहां पर गद्दी भी गई, समझ गए। तो ये चेंज आ चुका है कोalition गवर्नमेंट आने के बाद, ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर यही चीज कहता है कि दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जब कोalition गवर्नमेंट आया उसके बाद क्या हो गया, यहां पर पावर शेयरिंग और ऑटोनॉमी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन द आर्बिट्री मैनर। अब यहां पर जिस समय में यह सारा काम हो रहा था, कोalition गवर्नमेंट वगैरह बन रही थी, उसी समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन, कई सारे डिसीजन पास किए कि भाई ऐसे ही तुम घूमते फिरते किसी भी गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकते हो, डिसमिस नहीं कर सकते हो। यहां पर उसके लिए तुमको कुछ प्रोविजन बताना होगा, कुछ बताना होगा, स्पेशल कंडीशन की भाई हां सच में उस स्टेट की हालत खराब है तब तुम ऐसा कर सकते हो। तो इसलिए यहां पर अब जो है, अब के समय में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद और साथ में कोalition गवर्नमेंट के सिस्टम आने के बाद हम ये देख पाते हैं कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है या जो फेडरलिज्म है वो बहुत अच्छी तरीके से अब फंक्शन कर रहा है। कहता है कि दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। आज के समय में जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नया नया कंट्री बना था, तब ये चीजें अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये देखो सेंटर स्टेट रिलेशन पर क्वेश्चन आया 2025 में। अब यहां पर यही सारी बातें हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्गर। यहां पर बोलता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट कौन सा है आसानी से आप बता सकते हो, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखें तो इसके बाद यहां पर आपको आ जाता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब भाई देखो आपको यह लग सकता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ लो, इसको भी अच्छे से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि इससे आपको यहां पर यह क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये कब आया है? 2024 का क्वेश्चन है। ये शायद दिल्ली बोर्ड में आया था या फिर ऑल इंडिया में था, ये चीज जरा सा चेक करना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कहां से? यहीं से, सीधे यहां से पूछ दिया है, उठा करके ये पैराग्राफ दे दिया और इसमें से आपको आंसर करना है, ठीक है। इसको भी चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो कुछ आपको लोगों के जो वर्ड्स हैं, लोग क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये चीज यहां पर दिया गया है, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद यहां पर आ जाता है हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का क्या मतलब हुआ? मतलब यहां पर अब हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स की बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स कैसे बने, उनके पावर क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये चीज यहां पर अब हम देखेंगे। तो यहां पर आगे कहता है कि वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट्स। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जहां भी होता है, जिस भी देश में होता है, वहां पर या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है भाई? मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जिनके पावर्स और जिनके रिसोर्सेज वगैरह जो है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पावर जो है वो गारंटीड हो, ठीक है। कहता है कि वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। अभी तक हमने जो 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है उनके बारे में अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली। कहता है कि बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। अब यहां पर एक तरीके से समझो कि हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमारे कंट्री में 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्यों है। आंसर इसका यह है कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है और इतने वास्ट कंट्री को सिर्फ
सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट से चलाना एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। हमारे देश में कई जो राज्य है ना, वो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करता है कि यहां पर अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश रसिया से बड़ा है, महाराष्ट्र जो है जर्मनी से बड़ा है। बहुत सारे जो ये स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर भी इतने डिफरेंसेस हैं, इतनी डाइवर्सिटी है कि यहां पर ये स्टेट्स जो है ना, यूरोप के कंट्रीज से ज्यादा डाइवर्स है। जितनी डाइवर्सिटी जर्मनी में है, उससे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे महाराष्ट्र राज्य में या फिर यूपी राज्य में है। इस वजह से यहां पर इन स्टेट्स को मैनेज करना, इन स्टेट्स को संभालना स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से हमको यह जरूरत है कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर भी हम लोग पावर शेयरिंग करें, ताकि अच्छी तरीके से सोसाइटी को मैनेज किया जा सके, जो यहां पर प्रॉब्लम से उनसे डील किया जा सके। अब यहां पर यही चीज कहता है कि इन इंडिया फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में जो फेडरल पावर शेयरिंग है, उसमें एक और टायर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से भी ज्यादा लोकल हो और लोकल लेवल पर वो काम करे। कहता है कि दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यही रैशनल के आधार पर हमारे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। अब यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कहता है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल and state government and given to a local government, it is called a decentralization. Decentralization का मतलब कि पावर पहले सेंट्रलाइज था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था, हमने उनके पावर को लेकर एक थर्ड जगह पर पावर सेंटर बना दिया। तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। और इसी के बाद क्या हुआ? हमारा लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। यहां पर जब यह बात की जा रही थी कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए हमें, वहां पर हमेशा यह बात कही जाती थी कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको कि अगर लोकल लेवल पर सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करो कि आपके शहर में या फिर आपके मोहल्ले में नाली कहां पर खराब है, कहां नाली बनना चाहिए, कहां पर हमको प्लांट लगाने की जरूरत है, कहां पर हमको रोड को बेहतर करने की जरूरत है, कहां पर रोड खराब है। यह बात आपको पता होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी बैठे मिनिस्टर को पता होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट में बैठे किसी मिनिस्टर को पता होगी? तो आंसर होगा कि नहीं भाई, आपको पता होगा, आपके घर के अगल बगल का इलाका है। इसी प्रकार से किसी गांव में कहां पर हमें कल लगाना है, कहां पर हमें कुआं खोदना है, कहां पर बिजली सप्लाई की जरूरत है, रोड कहां पर बनाना है, यह बात गांव के व्यक्ति को पता होगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी इंप्लॉय को पता होगी? तो भाई लोकल गवर्नमेंट में लोकल जो लोग रहते हैं उनको यह बात ज्यादा पता होगी। इसी आधार पर, इसी रैशनल के आधार पर यहां पर यह हमेशा कहा गया कि भाई हमको क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही यही चीज कहता है जो मैंने कहा, पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग मोर एफिशिएंटली। मतलब कि लोकल सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे डील करना है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन ज्यादा सबसे अच्छा होगा, यह बात लोकल लेवल पर जो लोग रहते हैं उनको पता होती है। इस वजह से यहां पर क्या होता है? लोकल लेवल को, लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने की बात चलती है, या फिर यह रैशनल के आधार पर लोकल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही थी। यहां पर यही चीज कहता है कि बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। कि भाई यहां पर लोकल गवर्नमेंट जो बनती है, जैसे कि कोई पंचायत का इलेक्शन होता है या म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, वहां पर अगर सरकार कोई डिसीजन लेना चाहती है, पंचायत गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेना चाहती है, जैसे मुखिया होता है वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, या फिर आपके इलाके की म्युनिसिपैलिटी कोई डिसीजन लेना चाहती है, तो वहां पर वो डायरेक्टली लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है, आपसे राय ले सकती है, आपसे पूछ सकती है, जान सकती है कि भाई यहां पर ये कर रहे हैं सही है या गलत है। समझ गए? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेना चाहती है तो वो लोगों से नहीं पूछ पाएगी, क्योंकि आबादी बहुत
बड़ी है, लेकिन अगर किसी एक गांव में पंचायत है तो वहां का जो पंचायत है, वहां के जो मुखिया हैं, वो आसानी से लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे इलाके में किस चीज की जरूरत है। समझ गए? यहां पर यही चीज आगे कहता है कि लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही बात है कि यहां पर लोकल गवर्नमेंट से क्या होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक प्रकार से लागू होगा, मतलब कि जनता अपनी मर्जी से अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रचलन यहां पर चलने पाएगा। आगे कहता है कि द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइज को रिकॉग्नाइज किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन को, कि हां भैया हमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन उसको फोर्स नहीं किया गया था। ऐसा नहीं किया गया कि नहीं तुमको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, एकदम करना ही है, ऐसी बात नहीं की गई। वो एक सजेशन के रूप में छोड़ दिया गया था कि आगे जब आपको सही लगे आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है। ठीक है, लेकिन यहां पर उसके साथ साथ जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमारे गांव में पंचायत भी थे, उसके बाद हमारे शहरों में जो म्युनिसिपैलिटीज है वो भी काम कर रही थी। सिर्फ फर्क यह था कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज द पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बार कोशिश किया गया। कहता है कि पंचायत इन विलेजेस, म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वे आर सेट अप इन ऑल द स्टेट। सभी स्टेट में म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई, पंचायत बनाए गए गांव में। लेकिन ये जो यहां पर लोकल गवर्नमेंट काम कर रहे थे, कब की हम लोग बात कर रहे हैं? 1992 के पहले, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद क्या नियम कानून थे उसकी बात कर रहे हैं। उस समय जो पंचायत चला करते थे, उस समय जो म्युनिसिपैलिटीज चला करती थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। इस वजह से यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं था कि भाई इलेक्शन करवाना है, या फिर हमें सरपंच का चुनाव करवाना है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाना है, या फिर उसके ऊपर कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं था। इस वजह से क्या होता था, यहां पर इलेक्शन हमेशा नहीं होते थे, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन टाइम पर नहीं होते थे, लोकल गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं था, या फिर उनके पास टैक्स कलेक्शन का कोई सोर्स नहीं था। इस वजह से यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, लोकल गवर्नमेंट जो है वो फ्रीली काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, 92 में एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है, और 92 में यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, और जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिए जाते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पावर्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां पर यह गारंटी हो गया कि जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट चलेगी, यानी जो पंचायत लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज में जो गवर्नमेंट चलेगी, उसके लिए रेगुलर इलेक्शन करवाना कंपलसरी हो गया कि हर 5 साल में पंचायत के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शन होंगे, ये गारंटी हो गया। इसके साथ ही जो यहां पर गवर्नमेंट बनेगी उसमें सीट्स रिजर्व कर दिए गए कि भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर जो शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, या फिर ओबीसी क्लास के जो लोग होंगे, उनके लिए सीट्स रिजर्व होंगे कि भाई ये लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आए। इसके साथ साथ जो ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया, इसमें महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन किया गया। 1/3 जो सीट्स थी टोटल पोजीशन, उसमें 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या है, इसके बाद यहां पर आगे कहता है कि एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। हर स्टेट में एक कमीशन बनाया गया, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जिसका जिम्मा क्या है, जिसका जिम्मा है कि उस स्टेट में जो पंचायत इलेक्शन होगा वो इसके द्वारा मैनेज किया जाएगा। जैसे हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन होता है, वो हमारे पूरे कंट्री का जो जनरल इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, उसका काम क्या होगा कि वो जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा, पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन होगा, उसको मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स थे, कुछ पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए, उसके जो रेवेन्यू के सोर्सेस थे, कुछ रेवेन्यू जो थे वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की बात की गई। इसके साथ साथ यहां पर कहता है कि द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब कि जो पावर शेयरिंग है और साथ ही साथ यहां पर जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो अलग अलग राज्यों में
अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के लिए जो केरल राज्य है वहां पर जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो 50-50 होता है। मतलब कि केरल गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी पैसा है, उसका 50% वो सीधे जो पंचायत से उनको वो दे देता है। कुछ राज्य हैं जहां पर कम मिलता है, कुछ राज्य हैं जहां पर बहुत ही कम मिलता है। तो अलग अलग राज्यों में जो पंचायत है उनके पास पावर अलग अलग है। कहीं पर पावर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर रेवेन्यू ज्यादा है, कहीं पर कम है। इस प्रकार से अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो कहता है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इसको पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हर एक गांव या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला करके कुछ राज्यों में, जैसे कि यूपी में जाओगे तो कुछ गांवों को मिला करके, और दूसरे राज्य है वहां पर एक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। समझ गए? और यहां पर इस ग्राम पंचायत में गांव के अलग अलग हिस्से से बहुत सारे वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं और इनको मिला करके पंच बनाया जाता है, और उनमें से एक हेड बनता है। वहां उसको हेड को क्या बोलेंगे? सरपंच बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सिस्टम भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे अगर तुम जाओ तो बहुत सारे राज्यों में मुखिया का इलेक्शन होता है, बहुत सारे राज्यों में सरपंच का इलेक्शन होता है। अलग अलग राज्यों में यह सिस्टम अलग अलग है। अब यहां पर आगे कहता है कि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके में रहने वाले जो एडल्ट लोग हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। समझ गए? और ये जो बॉडी है यानी सरपंच का जो बॉडी है या फिर जो मुखिया होते हैं, ये एक तरीके से पूरे विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब देखो जो पंचायत है वो भी अपनी मर्जी से, यानी जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर भी निगरानी रखने का काम करती है। कौन निगरानी रखता है? ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है भाई? ग्राम सभा कुछ नहीं है, गांव में जितने भी वोटर्स हैं उनका एक ग्रुप है। मतलब क्या है कि जैसे हमारे पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट है भाई, गवर्नमेंट के ऊपर निगरानी रखती है, गवर्नमेंट से सवाल पूछती है, गवर्नमेंट से आंसर लेती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसी प्रकार से हमारे गांव में जो पंचायत है, मतलब कि जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनको कोई अगर डिसीजन लेना है, उनको कोई काम करना है, तो वो डिसीजन यहां पर ग्राम सभा से पास कराना होगा। मतलब ग्राम सभा क्या है? एक तरीके से मीटिंग है, गांव के सभी एडल्ट लोगों का मीटिंग है कि भाई गांव के सभी लोगों को बुलाया गया, एक मीटिंग कराया गया कि भाई यहां पर हम जो है ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, और अगर गांव के लोग उस बात से ओके होंगे तब वो डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। समझ गए? और ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे? गांव के सभी एडल्ट मेंबर। ठीक है, अब यहां पर यह कंपलसरी है कि ग्राम सभा का मीटिंग साल में कम से कम 2 से 3 बार करवाना है, ताकि ग्राम सभा का मतलब गांव का जो एनुअल बजट है उसको पास कराया जा सके और परफॉर्मेंस देखा जा सके कि पंचायत जो है, पंचायत गवर्नमेंट जो है वो कैसा काम कर रही है। समझ गए? मतलब समझो कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसी को शॉर्ट फॉर्म में पंचायत में लागू करने की कोशिश की गई कि भाई हमारे पंचायत में गवर्नमेंट कौन हो गया? गवर्नमेंट में हम लोग के सरपंच आ गए, सॉरी एक सेकेंड, हमारे सरपंच आ गए। अब सरपंच के साथ साथ यहां पर पंच आ गए। ठीक है, अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर वार्ड मेंबर कहे जाते हैं, कई जगहों पर मुखिया कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये गवर्नमेंट हो गए। इनके ऊपर निगरानी कौन रखेगा? इनके ऊपर निगरानी रखेगा ग्राम सभा। समझ गए? ग्राम सभा इनके ऊपर निगरानी रखने का काम करेगा। अब यहां पर इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो यहां पर इसके बाद क्या बोलता है कि द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब जो ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बेसिक लेवल पर क्या देखा, गांव के लेवल पर क्या है? गांव के लेवल पर हमारा ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, ग्राम पंचायत हमारे गांव के लेवल पर हो गया। ठीक है, कई सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर के क्या बनता है? पंचायत समिति बनता है, जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है या फिर ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक ग्राम पंचायत हो गया जो कि गांव के लेवल पर गवर्नमेंट होगी। कई सारे गांवों को मिलाकर के वहां पर पंचायत समिति बनेगा जो कि ब्लॉक लेवल पर काम करेगा या फिर मंडल लेवल पर काम करेगा। और यहां पर ये जो पंचायत समिति होगी या फिर जो ब्लॉक समिति होगी, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये वार्ड मेंबर के जैसे ही चुने जाते हैं, अलग अलग गांवों से, जो गांव होंगे ब्लॉक में उनसे चुने जाते हैं।
ठीक है। अब यहां पर सारे जो पंचायत समिति या मंडल जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। और इस जिला परिषद के जो ज्यादातर मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। अब यहां पर जरा सा समझो कि यहां पर क्या बोल रहा है, इसको जरा सा समझते हैं तब तुमको अच्छे से क्लियर होगा क्या होगा। देखो यहां पर बोल रहा है कि जो ये पंचायती राज का सिस्टम लाया गया है, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया है, ये सिस्टम एक गांव से लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट तक चलता है। सबसे बेस लेवल पर क्या है, एक विलेज है। तो विलेज में क्या होगा भाई, विलेज में होगा ग्राम पंचायत। विलेज में क्या होगा, ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में एक लोकल गवर्नमेंट काम करेगी जिसमें क्या चुने जाएंगे, वार्ड मेंबर्स चुने जाएंगे। क्या हो गए, वार्ड मेंबर्स चुने जाएंगे, जिनको कि पंच भी बोला जाता है कई जगहों पर, ठीक है। अब ये जो वार्ड मेंबर्स हैं ये मिलकर के क्या चुनेंगे, सरपंच चुनेंगे, या फिर आप कई जगहों पर इनको मुखिया के नाम से जानते हो, क्या, मुखिया के नाम से, ठीक है। तो ये आपका एक गवर्नमेंट हो गया जो कि गांव के लेवल पर काम करेगी। अब यहां पर इसी गांव से, इसी विलेज से आपको चुनाव किया जाएगा, किस चीज का, विलेज से। यहां ग्राम पंचायत के लिए ये हो गया, विलेज से चुनाव किया जाएगा किस चीज का, पंचायत समिति का, पंचायत समिति। अब यहां पर हर विलेज से या फिर हर पंचायत से एक पंचायत समिति सदस्य चुना जाएगा, मेंबर, पंचायत समिति मेंबर चुना जाएगा। और ये कई सारे विलेजेस, एक ब्लॉक में जितने भी विलेजेस हैं वो सब मिलकर के क्या चुनेंगे, पंचायत समिति चुनेंगे। समझ गए, पंचायत समिति, समझ गए। जो पंचायत समिति होगी वो आपको ब्लॉक लेवल पर काम करती है, समझ गए, ब्लॉक लेवल पर काम करेगी। और इसी विलेज से एक और इलेक्शन होगा साथ में, वो इलेक्शन होगा किस चीज का, जिला परिषद का, समझ गए, जिला परिषद का। और ये जो जिला परिषद होगा, इस जिला परिषद में भी आपको एक ब्लॉक में से, यानी एक पंचायत समिति के क्षेत्र में से एक या फिर दो, जैसा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, वहां पर इलेक्शन होगा, जिला परिषद मेंबर का इलेक्शन होगा। और ये जिला परिषद मेंबर जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जिला परिषद मेंबर होंगे वो सब मिलकर के क्या बनाएंगे, जिला परिषद। और ये जो जिला परिषद का हेड होगा वो जिला परिषद अध्यक्ष होगा, समझ गए, जिला परिषद अध्यक्ष इस जिला परिषद का हेड होगा। और इस जिला परिषद, ये जो कमिटी होगी, इसके मेंबर कौन होंगे, एमएलए भी होंगे, एमपी भी होंगे, और भी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। जैसे यही चीज बताता है कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद के ये सब भी मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। अब इसके बाद यहां पर आगे बोलता है कि सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। इसी प्रकार से शहरों के लिए भी लोकल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, और यहां पर इनको म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं या फिर आपको नगर निगम कहते हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इज टाउन, बिग टाउन आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर भी जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, इन म्युनिसिपैलिटीज में भी वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं, और वार्ड मेंबर एक प्रकार से एक पार्लियामेंट जैसा काम करते हैं। तो वहां पर वो भी क्या करते हैं, बैठ करके डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या करना है नहीं करना है, इस प्रकार से काम करते हैं। और यहां पर कहता है कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, जहां पर बड़े शहर होते हैं वहां पर मेयर का इलेक्शन होता है, और जो छोटे शहर होते हैं वहां पर म्युनिसिपल चेयरपर्सन का इलेक्शन किया जाता है, वो इस म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने क्या है, एक ब्राजील के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है, जहां पर क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। वहां पर क्या किया गया, यहां पर सिटी में जो लोग हैं, लोग रहते हैं, उनको बुलाया गया कि भाई हम लोग जो भी खर्चे करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उसमें आप इन्वॉल्व होइए। तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं,
और फिर वो लोग इन्वॉल्व होकर के तय करते हैं कि जो पैसे हैं शहर के वो कहां खर्च करने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं। और ये काफी सक्सेसफुल भी हुआ है। यहां पर हर साल करीब 20,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, डिबेट में, और फिर वहां पर डिसीजन लिया जाता है कि शहर के पैसे किस प्रकार से खर्च करने हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो यहां पर ये क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया गया है 2024 में। आपको यहां पर दे दिया गया है स्टोरी और इसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है कि दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो हमारे देश में सिस्टम बनाया गया है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है एक तरीके से फेडरल सिस्टम का। क्योंकि यहां पर ये जो सिस्टम बनाया गया लोकल गवर्नमेंट का, इसमें पूरे इंडिया में कुल मिलाकर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में। यानी लोकल गवर्नमेंट में कुल मिलाकर कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं? 36 लाख। और ये जो पॉपुलेशन है ना, ये जो नंबर है, ये दुनिया के कई सारे देशों के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर बहुत ही कम है, बहुत सारे देश ऐसे दुनिया में हैं जिनका पॉपुलेशन जो है वो 36 लाख से बहुत ही कम है। ठीक है, आगे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारे देश में जब से लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, तब हम देख पा रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो देश के दूर दराज के गांव तक भी पहुंचने पाया है। लोग ये बात समझने पाए हैं कि भाई सरकार के कामकाज के ऊपर निगरानी रखना चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आसानी से लोगों को समझ में आ रही है। इसके साथ साथ कहता है कि इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे देश में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का वॉइस भी बहुत ज्यादा सामने आ रहा है इस चीज की वजह से, क्योंकि हमने देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व किए गए हैं। और इस वजह से यहां पर जो महिलाएं हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काफी सामने आ रही हैं और खुलकर अपनी बातों को सामने रख रही हैं। कहता है कि एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे सुधार करने हैं। जैसे एग्जांपल में बताता है कि देखो इलेक्शन वगैरह अच्छे से हो जाता है, रेगुलरली हो जाता है, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में क्या हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने पावर अभी तक जो लोकल गवर्नमेंट है उनको दिए नहीं है। लोकल गवर्नमेंट को उतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है वो फ्रीली काम नहीं करने पा रहे हैं। ये चीज यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। और हम जैसा आइडियल सोचते हैं कि जो पंचायत है वो बेस्ट कैसा परफॉर्म कर सकती है, वैसा अभी तक परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहां पर जो हमारा लोकल गवर्नमेंट काम करता है उसके पास पावर्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है और एक तरीके से बहुत सारे इलाकों में जागरूकता की भी कमी है। लोग जो हैं वो उतने ज्यादा इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ गए? अब यहां पर देखो ये टॉपिक भी थोड़ा सा देख लेना, इसमें क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा हो चुका है एंड। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।